स्टूडेंट, फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर्स, ये टॉपिक हमारी डेली लाइफ से भी काफ़ी रिलेट करता है। हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से फर्मेंटेड प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे कि केक हुआ, ढोकला हुआ, दूध से दही बनती है, वो भी एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस है। और पनीर हुआ, टोस्ट हुआ, ये सारी चीज़ें फर्मेंट होकर ही बनाई जाती हैं। इसलिए यह टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी प्रोडक्ट को बनाया ही इसलिए जाता है ताकि उससे कुछ बेनिफिट्स ले सकें। और फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बायोटेक्नोलॉजी की 50% चीज़ें बनाई जा सकती हैं। काफ़ी पॉपुलर प्रोसेस होती है ये, बड़े बड़े फर्मेंटर्स का यूज़ होता है, बायोरिएक्टर्स का इसमें यूज़ होता है। ये बेवरेज इंडस्ट्री में, शराब उद्योग में स्पेशली, और फूड इंडस्ट्री में, जैसे कि मैंने बताया पनीर, केक, टोस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाने में जो चीज़ें फर्मेंट होकर बनती हैं। और अपना मेडिसिनल इंडस्ट्री में भी एंजाइम्स वगैरह और बहुत से हार्मोन्स या फिर बहुत से एसिड वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। इन शॉर्ट, यह प्रोसेस, फर्मेंटेशन की प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी वैल्यूबल है और हमारी डेली लाइफ में भी ये काफ़ी यूज़फुल है। अब तक हमने सिर्फ इसका यूज़ किया है, फर्मेंटेशन का यूज़ हमने दूध से दही बनाने में किया है, ढोकले, डोसा और भी जो चीज़ें फर्मेंट होकर बनती हैं उन सब में इसका यूज़ किया है, लेकिन कभी भी इसे एनालिसिस नहीं किया, कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये बनता कैसे, क्या इसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस प्रोसेस को डिटेल से कि इसमें क्या बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन से फर्मेंटर्स का यूज़ करके हम बड़ी से बड़ी चीज़ को बना सकते हैं और किस किस फील्ड में फर्मेंटेशन की प्रोसेस उपयोग में लाई जाती है। फर्मेंटेशन एक मेटाबॉलिक प्रक्रिया है। इस मेटाबॉलिक प्रक्रिया में रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन यानी कि ग्लाइकोलिसिस। पर यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ देखिए, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में हम कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स आपकी शुगर, ग्लूकोज, किसी भी प्रकार की शुगर, ग्लूकोज, राइस, व्हीट, किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। ठीक है, तो हम ग्लूकोज को ले लेते हैं। इससे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में जो अंतिम उत्पाद होता है, लास्ट प्रोडक्ट, वो पाइरुवेट होता है। और साथ ही इस प्रक्रिया के दौरान 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट ये मिलकर नेट शुद्ध 2 ATP बनाती हैं, संश्लेषित करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। और साथ ही इसमें NAD प्लस आयन से फॉर्मेट होकर NADH प्लस H प्लस आयन फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेशन होता है इसका। अब यहाँ पे पायरुविक एसिड यानी पायरुवेट के लिए 2 कंडीशन होती है, या तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है या तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करके रिड्यूस होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंट हुई, ठीक है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, तो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में चेंज होकर रिड्यूस होकर, ठीक है, यहां पर पायरुविक एसिड जो है रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होकर एसिटाइल कोएंजाइम A में चेंज हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन अगर ये तो हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में पायरुविक एसिड पायरुवेट रिड्यूस होकर एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होकर क्रेब्स साइकिल में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हुआ तो फिर ये एनारोबिक श्वसन हो जाएगा, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनॉक्सी श्वसन। और यहां पर पायरुवेट रिड्यूस होकर एथेनॉल या फिर लैक्टेट यानी कि लैक्टिक एसिड
एल्कोहल यानी एथेनॉल या फिर एसिड में चेंज हो जाएगा और फर्मेंटेशन की प्रोसेस करेगा। और यहां पर भी जैसे यहां पे बना था आपका NAD+ से NADH+H आयन बने थे। अब इसका यूज हम यहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस में करेंगे। NADH+ आयन यहाँ पर वापस से क्या बना लेगा, NAD+ आयन बना लेगा, जो कि वापस से ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के लिए यूज हो जाएगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे वापस से NAD+ आयन का रीजनरेशन हो जाएगा। तो ये थी फर्मेंटेशन की बायोकेमिकल रिएक्शन, एक बेसिक बायोकेमिकल रिएक्शन जो यूनिवर्सल है, किसी भी प्रकार की फर्मेंटेड प्रोडक्ट में होती है। जैसा कि ये प्रोसेस रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होगी, इसलिए इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है, जैसे ईस्ट जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम अपने बायोरिएक्टर को, अपने वेसल को, अपने फर्मेंटर को स्टेरिलाइज करेंगे। स्टेरिलाइज वह प्रोसेस है जिसमें वातावरण में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम अपनी प्रोसेस में यूज होने वाली सामग्री को बचाएंगे, ताकि वातावरण में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई बायोकेमिकल रिएक्शन ना कर दे। यह एक टिपिकल फर्मेंटेशन की डिवाइस है, मतलब फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जिन जिन चीज़ों का यूज होता है इस डिवाइस में वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। सबसे पहले इनके नाम जान लेते हैं। मीडिया पोर्ट, इसमें हम अपने कल्चर मीडिया को इंजेक्ट करते हैं। इनोकुलम, एंटीफॉर्म एजेंट टैंक, ये पीएच कंट्रोल डिवाइस है जिसमें हम एसिड या बेस डालकर पीएच को कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस, इससे हम अपने अंदर का जो कल्चर मीडिया है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। इम्पेलर्स, इसके बारे में भी हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इनके नाम देखते हैं। वेफल्स, एयर फिल्टर्स, स्पार्जर्स, आउटलेट, इस पूरे को वेसल्स कहते हैं। इम्पेलर्स, यह एक एजिटेशन डिवाइस है। जो कि कल्चर मीडिया में एयर को बनाए रखती है या एयर को जनरेट करती है। इम्पेलर्स वेसल के ऊपर वाले ढक्कन से इंटर करता है और यहीं पर मोटर भी लगी होती है ऊपर की ओर, जो कि नीचे की साइड आकर इम्पेलर से कनेक्ट हो जाती है और इसी के साथ एक ब्लेड फॉर्मेशन करती है। ये ब्लेड लगा हुआ है जो कि इस कल्चर मीडिया को गोल गोल घुमाने का काम करता है, जिससे एयर जनरेट होती है, इसलिए हम इसे एजिटेशन डिवाइस कह रहे हैं। इसमें ऐसा करने पर कल्चर मीडिया में हवा के बुलबुले और हवा के बबल्स और झाग उत्पन्न होता है। तो हवा के बबल्स को कम करने के लिए और झाग को नष्ट करने के लिए इम्पेलर्स का यूज किया जाता है, ताकि हमारा कल्चर मीडिया कंटामिनेशन की प्रक्रिया से बच जाए, यानी कि खराब होने से बच जाए। अब दूसरा है वेफल्स। वेफल्स वेसल्स की दीवारों पे लगे होते हैं। ये वेफल्स हैं जो कि वेसल की दीवारों पे लगे हुए हैं। यह इम्पेलर्स की एजिटेशन प्रक्रिया के दौरान बनने वाले वोर्टेक्स को तोड़ने का काम करते हैं। वेफल्स इम्पेलर्स की एजिटेशन प्रक्रिया के दौरान बनने वाले वोर्टेक्स को तोड़ने का काम करते हैं, ताकि हमारा ये जो कल्चर मीडिया है ये वेसल से बाहर ना गिरने लगे और कंटामिनेशन ना हो जाए, खराब ना हो जाए। इसलिए वोर्टेक्स को तोड़ना जरूरी होता है, जिसके लिए वेफल्स का उपयोग किया जाता है, जो कि वेसल की दीवारों पे लगे होते हैं। इनॉक्यूलेशन पोर्ट, यह तीन चीज़ों को आपस में एक साथ इकट्ठा करके जोड़ने का काम करता है। आपका कल्चर मीडिया आप यहाँ से डालोगे, इनॉक्यूलम को और सबस्ट्रेट को आपस में एक साथ लाता है, और इसका जो मेन काम है वह, अगर फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान कोई सड़न जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ये उसको एसेप्टिक ट्रांसफर करके
उस सड़न को रोकने का काम करता है। इसका स्टेरिलाइजेशन करना आसान होना चाहिए। स्पार्गर्स या स्पार्जर्स ये एरिएशन की प्रोसेस करते हैं, यानी कि हवा को उत्पन्न करने का काम करते हैं। वो भी कैसी हवा? स्टेराइल एयर, जो किसी भी प्रकार की सड़न को उत्पन्न नहीं होने देती कल्चर मीडिया के अंदर। ये स्पार्जर्स छोटे छोटे होल होते हैं जो कि वेसल के तल पे लगे होते हैं। वेसल की यानी कि फर्मेंटर के नीचे साइड में लगे होते हैं, जो 10 से 15 मिलीमीटर के हो सकते हैं। इन होल्स में ग्लास बूल लगा होता है, जिससे स्टेराइल एयर और अन्य गैसें प्रेरित होती हैं। इन्हीं के कारण कल्चर मीडिया में झाग उत्पन्न होता है, बबल्स निकलते हैं एयर के। सैंपलिंग पॉइंट, इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो कल्चर मीडिया है कहीं वो कंटामिनेंस तो नहीं हो गया। तो हम यहाँ से थोड़ा सा सैंपल बाहर निकाल कर उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, उसे मॉनिटर कर सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस, इसे हम कूलिंग जैकेट, कूलिंग कॉइल या जैकेट भी कहते हैं। जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस के दौरान कल्चर मीडिया गर्म हो जाता है तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है, इसलिए हमें मीडिया को ठंडा करना अनिवार्य होता है, जिसके लिए हम कूलिंग कॉइल या जैकेट के माध्यम से ठंडे पानी को पास करते हैं, जिससे कूलिंग की जाती है। और ये टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस वेसल्स के चारों ओर होती है। पीएच कंट्रोल डिवाइस, जो कि एसिड और बेस पर बेस्ड होता है, यह एक विशिष्ट समय अंतराल पर पीएच को जांचता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए एक निश्चित पीएच का होना जरूरी होता है। फोम कंट्रोल डिवाइस या एंटी फोम एजेंट टैंक, इसमें एक छोटा सा टैंक होता है। जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस के दौरान फोम यानी झाग उत्पन्न होता है तो यहाँ पर इस टैंक पर एंटी फोम एजेंट होता है, जो इस फर्मेंटर के अंदर जो हमारा कल्चर मीडिया होता है उसको कंटामिनेंस होने से रोक देता है। अगर फोम को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये वेसल से बाहर आ जाएगा और कंटामिनेशन उत्पन्न करेगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस के आधार पर फर्मेंटर के 5-6 प्रकार होते हैं। यदि आपको उन सब के बारे में डिटेल से जानना है और इस वीडियो से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए और कौन कौन से प्रोडक्ट का फर्मेंटेशन होता है, मेडिकल फील्ड में कौन कौन से प्रोडक्ट का फर्मेंटेशन होता है, फूड इंडस्ट्री में क्या क्या हम बेक कर सकते हैं या फर्मेंट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्या क्या फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट बनते हैं, इन सब के बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी हूँ। 16 पेज का एक PDF है और वह बहुत सी रेफरेंसेस बुक से बनाया गया है। आप चाहो तो उसे डाउनलोड करके इसको और भी डिटेल में जान सकते हैं।